तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, केस नंबर 764 ये वो वारदात थी जिसने पूरे पुलिस महकमे को जड़ से हिलाकर रख दिया था। जब हमें कटे हुए इंसानी अंगों पर मोबाइल नंबर लिखे हुए मिलने लगे, आखिर कौन था ये खूंखार अपराधी और क्यों ये लोगों को मार के उनके अंगों पर मोबाइल नंबर छोड़ देता था। जब आपको ये पता चलेगा तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में आगे की ओर। साल 2007 ये वो साल था जब मेरा तबादला कटबन्नी थाने में हुआ। अभी मुझे कटबन्नी थाने का प्रभार संभाले महज कुछ ही दिन हुए थे कि मैंने एक बात नोटिस की कि एक रात हमें सूचना मिली कि खुर्शीदाबाद रोड पर कटा हुआ इंसानी अंग पड़ा हुआ है। सूचना के मिलते ही मैं अपने कांस्टेबल जग्गू के साथ मौका वारदात पर शिनाख्त के लिए पहुंचा, जहां हमें एक कटा हुआ हाथ मिला। जब मैंने करीब से उस कटे हुए हाथ को देखा तो मैंने पाया कि उस हाथ पर कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मैंने वो मोबाइल नंबर नोट कर लिया और उस कटे हुए हाथ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। फिर जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया जो उस कटे हुए हाथ पर लिखा हुआ था तो कॉल लगा ही नहीं, क्योंकि वो फोन बंद था। फिर जब हमने टेलीकॉम कंपनी से उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो वो नंबर एमपी के किसी सुपाल गांव का निकला, जो किसी 55 साल की मनोरमा औरत के नाम पर रजिस्टर था। फिर जब उस कटे हुए हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो किसी 35 वर्षीय आदमी का हाथ है, जिसे किसी बड़े ही धारदार हथियार से काटा गया था। साथ ही उस कटे हुए हाथ पर किसी जानवर के दांतों के भी निशान थे। वैसे तो हमारा पूरा महकमा इस केस की छानबीन में लगा हुआ था, इस उम्मीद में कि कातिल ने बॉडी के बाकी के हिस्सों को भी आसपास ही ठिकाने लगाया होगा। पर समय बीतता रहा पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि जब हमारी टीम एमपी के सुपाल गांव पहुंची तो हमारी टीम को मनोरमा तो नहीं मिली, पर उनका उजड़ा हुआ छोटा सा घर जरूर मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनका एक बेटा था सतबीर, जो रोजगार के चलते शहर गया था। पर जब अचानक सतबीर का तार आना बंद हो गया तो सतबीर की मां मनोरमा विचलित हो उठी। वो अपने पड़ोसियों से अपने बेटे के पास ले जाने को कहती, पर किसी को सतबीर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते सतबीर की मां मनोरमा को किसी की मदद नहीं मिली। किसी से मदद ना मिलने के सूरत हाल में मनोरमा के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो खुद अपने बेटे की खोज करने निकल जाए। और आखिरकार एक रात मनोरमा अपने बच्चे सतबीर की तलाश में निकल गई, जिसके बाद से वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। दोस्तों, इन सब जानकारी के साथ हमारी टीम वापस से लौट आई। अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था, हालांकि हमने चौकसी बढ़ा दी थी। और जब कुछ दिनों के बाद हमें फिर से कटा हुआ मानव शरीर का अंग मिला तो पूरा महकमा सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। आला अफसरों का दबाव भी अब काफी बढ़ गया था। ऊपर से इस बार भी उस कटे हुए इंसानी अंग पर वही मोबाइल नंबर लिखा हुआ था जो पिछले वाले कटे हुए अंग पर लिखा हुआ था। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला कि जो कटा हुआ पैर हमें मिला है उसे तकरीबन 24 घंटे पहले ही काटा गया है। और तो और वो कटा हुआ पैर उसी आदमी का है जिसका वो हाथ था। मतलब कि ये दोनों कटे हुए अंग एक ही आदमी के थे, जिसका ये भी मतलब था कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। पर हमारी खोजबीन अभी जारी थी कि इसी बीच हमें एक संदिग्ध जानकारी मिली और हम फौरन ही निकल पड़े उस संदिग्ध को धर दबोचने। मुखबिर के निशानदेही पर हम पहुंचे विलालपुर, पर शायद उस संदिग्ध को हमारे आने की भनक पहले ही लग गई थी और रात के अंधेरे के आड़ में वो हमारे विलालपुर पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। पर जब मैं अपनी टीम के साथ वापस थाने लौट रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नज़र हाईवे के किनारे भौंक रहे कुत्तों के झुंड पर पड़ी। अभी मेरा ध्यान उन कुत्तों के तरफ गया ही था कि तभी मैंने नोटिस किया कि उन कुत्तों में से एक कुत्ता अपने मुंह में कुछ दबोचे हुए है। और शायद यही वजह थी कि बाकी के सारे कुत्ते उस कुत्ते पर घुर्रा रहे थे। अभी मेरा ध्यान उधर ही था कि इसी बीच पीछे कांस्टेबल जग्गू ने उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे साहब, उस कुत्ते के मुंह में कोई इंसानी अंग तो नहीं है। कांस्टेबल जग्गू के ये कहते मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे भी लगा कि
कांस्टेबल जग्गू ठीक कह रहा है, लिहाजन मैंने ये पुष्टि करने के लिए फौरन ही जीप रुकवाई। अभी हमारी जीप रुकी ही थी कि इतने में वो सारे कुत्ते उस कुत्ते पर झपट पड़े। पर जो कुत्ता अपने मुंह में कुछ दबोचे हुए था, वो सारे कुत्ते मिलकर उस एक कुत्ते पर बहुत ही बुरी तरह हमला करने लगे। वो सारे कुत्ते इतने खुंखार लग रहे थे कि कुछ पल के लिए हमें भी पीछे हटना पड़ा। पर जैसे इस बात की पुष्टि हुई कि उस कुत्ते के मुंह में इंसानी अंग का टुकड़ा है, हमने किसी तरह उन हमलावर कुत्तों को वहां से खदेड़ दिया। पर तब तक उन हमलावर कुत्तों ने उस एक अकेले कुत्ते को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। साथ ही वो कुत्ता अभी भी बड़ी मजबूती से उस इंसानी शरीर के अंग को अपने मुंह में जकड़े हुए था, जो कि बड़ी हैरत वाली बात थी, क्योंकि अगर वो कुत्ता चाहता तो उस कटे हुए शरीर के टुकड़े को छोड़कर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि हम भी उसके मुंह से वो इंसानी शरीर का अंग, जो कि किसी के पैर का पंजा था, ले नहीं पाए जब तक कि वो कुत्ता बेहोश नहीं हो गया। फिर जैसे हमने वो पैर का पंजा उसके मुंह से निकाला तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि कहीं इस पर भी तो वही मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है। और जब हमारी नज़र उस पंजे के तलवे पर गई तो हमें वही मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिखा। हमने फौरन ही उस पैर के पंजे को जांच के लिए भेज दिया। वहीं उस कुत्ते को भी पशु चिकित्सालय भिजवा दिया। वहीं जब उस इंसानी पंजे की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो इस बार भी वो पंजा उसी आदमी का निकला जिसके वो हाथ और पैर थे। और ताजुब की बात तो ये थी कि इस अंग को भी 24 घंटे पहले ही काटा गया था। मतलब ये था कि ये जो कोई भी कर रहा था वो उस आदमी को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। साथ ही वो जो मोबाइल नंबर हर अंग पर लिख रहा था वो गुत्थी भी एक पहेली की तरह हमारे दिमाग को उलझाए हुए थी। हमारी सारी छानबीन अभी तक केस के पहले बिंदु पर ही अटके हुए थे और बीतते वक्त के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। पर अचानक एक फोन की रिंग ने केस 764 में एक नया मोड़ ला दिया। दरअसल हमें विवेक बंसल नाम के एक शख्स ने कॉल किया और हमें बताया कि उनके कार में लगे कैमरे में एक फुटेज रिकॉर्ड हुई है जिसमें एक कुत्ता जिसके गले में एक लाल बैंड बंधा हुआ है, वो किसी इंसान का कटा हुआ पैर मुंह में ले जाता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। विवेक बंसल जी के सूचना देते ही हमने उनसे वो फुटेज फौरन मंगवा ली। और जब हमने वो फुटेज देखा तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि उस फुटेज में जो कुत्ता अपने मुंह में वो कटा हुआ पैर दबोचे दिख रहा था, ये तो वही कुत्ता था जो हमें उस रात मिला था। साथ ही एक और बड़ी और अहम बात ये थी कि हमें जो कटा हुआ पैर मिला था वो यही पैर था जो फुटेज में कुत्ता अपने मुंह में लिए हुए था, जिसका ये मतलब था कि होना हो ये कुत्ता किसी न किसी तरह से इस केस से जुड़ा हुआ है। फिर जब हमने और गहराई से तफ्तीश की तो हमारा ये शक सही साबित हुआ। अब हमें किसी तरह उस कुत्ते की मदद से हमें उस अपराधी तक पहुंचना था जो इस कुत्ते की मदद से कटे हुए शरीर के अंगों को ठिकाने लगा रहा था। पर समस्या ये थी कि वो कुत्ता अभी भी बुरी तरह से घायल था। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि पशु चिकित्सक हमारे निर्देश अनुसार उस कुत्ते का उपचार अच्छी तरह से कर रहे थे। वहीं हमारी टीम उस नंबर पर भी लगातार कॉल किए जा रही थी, इस उम्मीद में कि मनोरमा जी का कॉल लग जाए, पर फोन अभी भी बंद ही आ रहा था। कुल मिलाकर अब हमें इंतजार था तो उस कुत्ते का ठीक होने का, क्योंकि हमें इतना तो अंदाजा था ही कि वो कुत्ता ठीक होते ही अपने मालिक के पास जाएगा जरूर और हम उसका पीछा करके उसके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। और फिर जब कुछ दिनों के इलाज के बाद वो कुत्ता ठीक हुआ तो हमने प्लान के मुताबिक उस कुत्ते को छोड़ दिया और उसका पीछा करने लगे। फिर जब उस कुत्ते का पीछा करते हुए हम पुरानी आरा मील पहुंचे तो वहां लकड़ियों के ढेर और काफी अंधेरा होने के चलते वो कुत्ता हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने उस कुत्ते को बहुत ही ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। पर उस कुत्ते को ढूंढते ढूंढते उस आरा मील में हम दाखिल हुए तो हमें वहां लगी बड़ी बड़ी मशीनों पर खून लगा हुआ मिला। फिर जब हमने उस जगह की अच्छे से तलाशी ली तो हमें एक बेहोश आदमी मिला जिसका एक हाथ, एक पैर और एक पैर का पंजा कटा हुआ था। साथ ही उसके पूरे बदन पर वही मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उस आदमी की ऐसी भयानक दुर्दशा देखकर हम लोगों का कलेजा फटने को हो गया था। खैर फिर हमने उसे फौरन ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। डॉक्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी सीरियस डैमेज के बाद भी जिंदा बच सकता है।
खैर डॉक्टर्स ने अपने काम शुरू कर दिए और वहीं हम अभी तक उस अपराधी तक नहीं पहुंच पाए थे जो इन सब का जिम्मेदार था। अब बस हमें इंतजार था तो उस विक्टिम के होश में आने का, ताकि वो हमें बता सके कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तकरीबन अगले 48 घंटों के बाद उस आदमी को होश आया, पर वो कुछ बताने की जगह मामा की ही रट लगाए हुए था। उसकी मामा की रट से हमें लगा कि शायद ये सतवीर है और ये अपनी मां मनोरमा को खोज रहा है। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ये तो साफ हो गया था कि हमें अब किसी भी तरह इनकी माताजी यानी कि मनोरमा जी को इनके सामने लाना होगा, तभी जाके ये कुछ बता पाएंगे। पर दिक्कत ये थी कि हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि आखिर वो अपने बेटे सतवीर की तलाश में कौन से शहर गई हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढ पाना बहुत ही नामुमकिन था। पर इसके बावजूद हमने हर बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और ऐसे बहुत सी जगह पर उनकी तलाश की जहां पर हमें लगा कि वो हो सकती हैं, पर वो कहीं नहीं मिली। पर अचानक ही एक दिन उनका फोन ऑन हो गया। जब हमने कॉल किया तो कॉल तो किसी ने नहीं उठाया, पर उसका लोकेशन ट्रैक हो गया। दोस्तों लोकेशन के पता चलते ही मैं और मेरी टीम एक बार हैरान हो गए, क्योंकि जो लोकेशन हमें मिला था वो एक ऐसे शमशान का था जिसे राज्य सरकार ने रहस्यमय घटनाओं के चलते बंद करवा दिया था। खैर उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था सिवाय वहां पर जाने के। लिहाजन मैं अपनी टीम के साथ निकल गया उस सालों से बंद पड़े शमशान के लिए। क्योंकि अब तक सूरज ढल चुका था तो ऐसे में मेरी टीम वालों को थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी उन शमशान में जाने के लिए। फिर जब हम उस शमशान में पहुंचे तो हमें शमशान के काफी अंदर कुछ जलता हुआ दिखा। फिर जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके माथे से खून बह रहा था, उस आग के सामने बैठी वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अभी हम उसे टोकने ही वाले थे कि तभी हम सारे के सारे थर्राने लगे। अचानक ही हमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और हम वहीं उस बुढ़िया के सामने गिर पड़े। सबके गिरने के फौरन बाद ही मैं बेहोश हो गया। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, आगे ये जानने के लिए देखना न भूलें केस नंबर 764 का अंतिम भाग। जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।